हेलो। मेरा नाम है गौरव और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री तक के चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसमें केवल दो ही वर्ड्स बोल दूं या कंसेप्ट बोल दूं, है ना, बस वही चीज समझ लो। तो द नेक्स्ट चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे आप कॉमनली हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी कभी कभी देखते होंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री को किस तरीके से अप्लाई करना है या उसका रियल लाइफ यूजेस क्या है उसको देखेंगे, समझेंगे। तो इसमें जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, जो दो वर्ड्स हैं, वो है एलिवेशन और डिप्रेशन। ठीक है, मैं इसको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप उसको आंख बंद करके भी सुनोगे ना तो समझ में आ जाएगा ऐसा। इट इज वेरी सिंपल अगर ये समझ में आ गया तो, और अगर ये समझ में नहीं आया ना तो वो मतलब इट कैन बी वेरी चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट एज। ठीक है, तो आप जैसे सपोज कर लो कि किसी जगह पे खड़े हो, ठीक है ना, तो उस सरफेस पे जिस पे आप खड़े हो, उस सरफेस के पैरेलल, ठीक है ना, जिस सरफेस पे आप खड़े हो उसके पैरेलल आपके आंखों के लाइन, है ना, आंखों से पास होती हुई लाइन जो उस सरफेस के पैरेलल हो, उसको हम बोल देंगे लाइन ऑफ साइट, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना, कि जैसे मेरा ये सरफेस है फ्लैट, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और इधर मेरा आई साइट है ना, ये मेरा आंखों का जो हाइट है वो यहाँ पे होगा। तो इस सरफेस के पैरेलल यहाँ से जो लाइन ऑफ साइट जा रही है वो ये होगी, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइन ऑफ साइट। है ना, कि जिस लाइन में मैं सीधा सीधा सरफेस के पैरेलल सीधा सीधा जो लाइन बनेगा मेरे देखने का, उसको मैं लाइन ऑफ साइट बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इससे ऊपर अगर किसी चीज को आप देख रहे हो तो इस लाइन ऑफ साइट के साथ जो वो एंगल बना रहा है ना, इसी एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, समझ में आया मैंने क्या बोला? सबसे पहली बात कि जो सिर्फ सरफेस पे आप खड़े हो उस सरफेस के पैरेलल आपकी आंखों से गुजरती हुई लाइन ऑफ साइट, है ना, जिस सरफेस पे हम खड़े हैं उस सरफेस के पैरेलल हमारे आंखों से गुजरती हुई जो लाइन होगी, अगर हम सीधा देख रहे हैं तो उस लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है, उसके ऊपर अगर किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पॉइंट को देख रहा हूं, तो वहां पे जो बीच में एंगल बन रहा है ना, किसके किसके बीच में, लाइन ऑफ साइट, है ना, यानी कि ये वाला लाइन जो है लाइन ऑफ साइट, और ये जो हमारा जो लाइन जो कनेक्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट तक का देखने वाले व्यू को, उसके बीच में जो बन रहा है ये एंगल, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। यही चीज डिप्रेशन कब हो जाएगी? यही चीज डिप्रेशन तब हो जाएगी जब हम किसी चीज को नीचे देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मेरा ये लाइन ऑफ साइट हो गया, और मैं किसी चीज को यहाँ देख रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये सिंपल सिंपल सीधा सीधा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसमें डाउट कैसे क्रिएट किया जा सकता है? मेरा सरफेस ही मान लो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसी सरफेस है, तो अब आप कैसे खड़े हो रहे हो इस पे आप तो परपेंडिकुलर ही खड़े हो, क्या आप परपेंडिकुलर खड़े हो? अब परपेंडिकुलर खड़े हो तो ऐसे आपका लाइन ऑफ साइट होगा, है ना, अब वो लाइन ऑफ साइट आपका ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ से जो एंगल बनेगा वो इस तरीके से होगा। तो बेसिकली आपका लाइन ऑफ साइट और ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो आपका लाइन ऑफ साइट बन रहा है ना, जो पैरेलल लाइन ऑफ साइट होगा और जो एक्चुअल लाइन ऑफ साइट है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, अगर वो ऊपर की तरफ है तो दैट विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर वो नीचे की तरफ है तो दैट विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। अब एक ही डायग्राम में मैं समझाता हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन अगर एक साथ आएगा तो उसको कैसे देखना है। कि जैसे सपोज ये हमारा सरफेस हो गया, यहाँ पे कोई चीज है, ठीक है, मैं सपोज इसी जगह से देख रहा हूँ, ठीक है, मैं पॉइंट ए से देख रहा हूँ पॉइंट बी को। ठीक है, मान लेते हैं कि ए पे भी एक आदमी है और बी पे भी एक इंसान है, ठीक है, मैन वन एंड सपोज मैन टू। ठीक है ना, ये मत सोचो कि आदमी हवा में खड़ा है, वो किसी भी तरीके से वहां पे है, सपोज कि बिल्डिंग के किसी फ्लोर पे है ना, कि अजीबो गरीब से कभी कभी डाउट आने लगते हैं बच्चों को। तो वो अगर वहां पे खड़ा होगा तो उसके लिए क्या होगा, लाइन ऑफ साइट ये होगा, कौन सा, बी एक्स उसके लिए लाइन ऑफ साइट होगा, और ए वाई हो जाएगा नीचे वाले इंसान के लिए
लाइन ऑफ साइट है ना, यहाँ यहाँ पे उसकी आंखें हैं और ऊपर वाले की आंखें इधर है। ठीक है, तो उसका जो सरफेस है, क्योंकि हम सरफेस को मान रहे हैं कि ऐसा ही सरफेस है, तो उसके पैरेलल में दोनों है, तो इसकी वजह से ये चीज है। पहले वाले इंसान के लिए, ए के लिए, जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो क्या होगा, ई ए। और दूसरे वाले के लिए क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, डी बी, है ना। तो जब एक पेयर में बात कर रहे हैं, है ना, जब एक पेयर में बात कर रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पर्सन ऑन द ग्राउंड और ऑन द lower floor is equal to the angle of depression for the person second to, for the person two। ठीक है, तो इसी से हम जनरली क्या दिखाते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ई जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होती है फॉर सेम पेयर ऑफ थिंग्स, है ना, कि दो दो चीज को जब इकट्ठे स्टडी कर रहे हो, कि पहले से दूसरे को देखा जा रहा है या दूसरे से पहले को देखा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो नीचे से देख रहे हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा, ऊपर से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है, ये हमारा इक्वल हो। ठीक है, तो यही एक कंसेप्ट है इस चैप्टर में जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, लाइन ऑफ साइट। और लाइन ऑफ साइट कैसे डिसाइड होता है, लाइन ऑफ साइट डिसाइड होता है कि हम जिस फ्लोर पे हैं या जिस सरफेस पे हैं, उस सरफेस के परपेंडिकुलर हम खड़े हैं, तो उस सरफेस के पैरेलल हमारी आंखों से गुजरती हुई जो लाइन होगी, है ना, उस सरफेस के पैरेलल हमारी आंखों से गुजरती हुई जो लाइन होगी वो कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। और उस लाइन ऑफ साइट के अगर हम ऊपर किसी चीज को देख रहे हैं तो उसके बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर हम उस लाइन ऑफ साइट से नीचे देख रहे हैं तो वहां पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर सेम पेयर ऑफ थिंग्स। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल। तो आई होप दैट इज क्लियर। अब बाकी इस चैप्टर में कुछ और नहीं है कंसेप्ट के वाइज। ठीक है, आपको कंसेप्ट के बियॉन्ड इसमें कुछ नहीं मिलेगा। जो कंसेप्ट है वो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का ही है। तो अगर ये चीज समझ में आ गई तो ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया। बाकी इसमें सिर्फ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ना, कि कैसे कैसे आप सॉल्व करते हो, उसको आप कैसे समझते हो, क्वेश्चन को पढ़ के आप उसको क्या इंटरप्रेट कर पाते हो, क्या आप क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बना पाते हो कि नहीं, बाकी सारी चीज उसके ऊपर है ना। तो चलो क्वेश्चंस देखते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, है ना, 7 मीटर हाई बिल्डिंग से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि हम एक सरफेस बना लिया। हमने दूसरी चीज क्या की कि एक बिल्डिंग बना ली। ठीक है, इसमें जितना बेटर और क्लियर आप डायग्राम बना लोगे उतना बेहतर होगा। मेरी कलाबाजी तो बेकार हो गई। ठीक है, ये बिल्डिंग हो गया। इसकी हाइट में मान लेता हूँ कि 7 मीटर है। ठीक है, the angle of elevation from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower। ठीक है, तो इस जगह से एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब हम यहां से और ऊपर देख रहे होंगे तो हमारा केबल टावर कुछ इधर है। किसको देख रहे हैं, द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि यहां से मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो एंगल है, मैं यहाँ से इस जगह से हूँ, कहाँ पे, मैं ए पॉइंट पे हूँ और बी को देख रहा हूँ। ए क्या है, बिल्डिंग का टॉप है, बी क्या है, टावर का टॉप है। तो बिल्डिंग के टॉप से मैं टावर के टॉप को देख रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब इसका फुट जो है, उसको देखने का जो एंगल बन रहा है मेरा, दैट विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन, इट इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपको क्या निकालना है, ये हाइट निकालना। कोई प्रॉब्लम, क्लियर है। तो मैं मान लेता हूँ, इसके नाम दे देता हूँ, सपोज ए पी हमारा बिल्डिंग हो गया, बी क्यू हमारा टावर हो गया मान लेता हूँ। यहाँ से जो लाइन ऑफ साइट आई, क्योंकि वो पैरेलल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं आर। ठीक है, अब क्योंकि एपी बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर है, तो एपी 7 हो गया। अगर एपी 7 है तो क्यू आर का भी लेंथ कितना हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। बाकी मेरा इंपॉर्टेंट काम क्या है, मेरे को निकालना है बी आर, क्योंकि अगर बी आर निकल गया तो मैं क्यू आर में ऐड कर दूंगा तो मेरे को बी क्यू मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब बी आर के लिए मैं ट्राइंगल देखता हूँ।
बी ए आर। ठीक है, ट्राइंगल कौन सा देखा? बी ए आर। बी ए आर में देखूंगा तो उसमें मेरे को 60 डिग्री पता है, और मेरे को क्यूपी का लेंथ इस्तेमाल हो सकता है। चलो, क्यूपी का लेंथ क्यों इस्तेमाल हो सकता है? क्योंकि क्यूपी ए आर के बराबर होगा, और ए आर उसी ट्रायंगल का एक पार्ट है। तो ट्रायंगल बी ए आर में मैं क्या लिख सकता हूँ? ट्रायंगल बी ए आर में मैं लिख सकता हूँ कि tan 60 डिग्री। tan 60 क्या होता है? tan इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा? 60 के अकॉर्डिंग बी आर होगा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा? ए आर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि ए आर और क्यूपी दोनों इक्वल है। ठीक है, ए आर और क्यूपी दोनों इक्वल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे क्यूपी की भी लेंथ नहीं पता है ना? तो अब हम क्या करते हैं? अब हम ट्राइंगल क्यू ए आर देखते हैं। ठीक है, हम क्या देखते हैं? ट्राइंगल क्यू ए आर। क्यू ए आर में अगर देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि क्यू आर अपॉन ए आर। क्यू आर अपॉन ए आर। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? tan 45 की वैल्यू 1 होती है। 1। क्यू आर की वैल्यू हमको पता है यहाँ से 7, तो 1 is equal to 7 by AR। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? ए आर इज इक्वल टू 7। ठीक है, ए आर कितना आ गया? 7 आ गया। अब उस चीज को मैं अगर यहाँ पुट कर लूँ तो क्या मिलेगा? tan 60 की वैल्यू होती है √3। √3 इज इक्वल टू बी आर बाई ए आर, यानी कि 7। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा? बी आर इज इक्वल टू 7√3। ठीक है, अब बी आर आ गया, उसको हम क्यू आर में ऐड कर देंगे तो मुझे बी क्यू मिल जाएगा। तो बी क्यू के लिए हम क्या करेंगे? बी आर प्लस क्यू आर। बी आर की लेंथ हो गई 7√3, क्यू आर की लेंथ हो गई 7। 7 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो √3 प्लस 1, दैट विल बी द टोटल हाइट ऑफ द टावर, विच इज बी क्यू। आई होप दिस इज क्लियर। ये बन गया क्वेश्चन। अब इसको वापस से समझते हैं कि इसमें मैंने कहाँ से शुरुआत की और कैसे बनाया। तो सबसे पहला काम, क्वेश्चन को पढ़ के हमें क्या करना है? डायग्राम बनाना है, जितना हमें समझ में आए। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब कि 7 मीटर की हाई बिल्डिंग के टॉप से। तो मैंने सबसे पहले 7 मीटर की हाई बिल्डिंग बनाई और उसके टॉप पे पहुंच गया। चलो अब आगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। किसी एक केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। किसी एक केबल टावर के टॉप का, यानी कि हमारा जो केबल टावर बी क्यू मैंने बनाया था उसके टॉप यानी कि बी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा किस जगह से? तो फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी कि ए पॉइंट से। तो मैंने बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग के टॉप पे पहुंचा, और उस टॉप से मैं देख रहा हूँ टावर के टॉप को, तो वो एंगल जो बन रहा है एलिवेशन का वो 60 डिग्री है। उसी बिल्डिंग के टॉप से अब फुट का जो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 45 डिग्री। बस उसको लिखा मैथमेटिकली और बाकी मैंने सॉल्व किया, दो ट्रायंगल बन गए वहां पे। यहाँ पे चीजें या तो परपेंडिकुलर होंगी या तो पैरेलल होगी। पैरेलल होगी, उसके अकॉर्डिंगली बाकी सारे एंगल्स निकाला है हमारे, है ना? क्योंकि बिल्डिंग सरफेस पे खड़ा है तो परपेंडिकुलर ही खड़ा होगा ना। ऐसा तो नहीं कि टेढ़ी बिल्डिंग होगी या टेढ़ा टावर होगा। अगर टेढ़ा होगा तो वहां पे आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। जब तक कि वहां पे कुछ दिया नहीं है कि वो बेंड है या कुछ और है, तब तक आपको उसको कैसा समझना है कि वो एक फ्लैट सरफेस के ऊपर बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम एक स्ट्रेट हाईवे बना लेते हैं। स्ट्रेट हाईवे हो गया हमारा, ये लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, मतलब यहाँ पे कहीं टावर। ठीक है, मैन स्टैंडिंग एट द टॉप, मान लेते हैं कि यहाँ पे वो इंसान है। ठीक है, यहाँ से उसने एक कार को ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो यहाँ से अगर वो कार को ऑब्जर्व करेगा मतलब ये उसकी लाइन ऑफ साइट होगी। तो उसने कार को जब ऑब्जर्व किया तो कार कहीं यहाँ होगी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इस टाइम पे वो पॉइंट है हमारा ए। ठीक है, और ये जो एंगल है ये हो गया 30 डिग्री जब उसने ऑब्जर्व किया, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, मतलब गाड़ी इधर की तरफ जा रही है विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, 6 सेकंड लेटर
द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब 6 सेकंड बाद क्या है, गाड़ी कहीं और आगे आ गई होगी, तो वो मान लेते हैं कि गाड़ी यहाँ पे आ गई, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ अभी बी का। ठीक है, और ये वाला जो एंगल हो गया ये 60 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? मैं मान लेता हूँ कि हाइट जो है वो पी ओ है, जो टावर है उसका, और ओ हमारा फुट ऑफ द टावर। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि बी से ओ तक जाने में गाड़ी को और कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, तो हम क्या मान लेते हैं कि लेट द स्पीड इज इक्वल टू एस मान लेते हैं। चलिए ठीक है, एस मान लो, यू मान लो, कुछ भी मान लो, एस मान लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? हमें ये पता करना है कि बी से ओ तक आने में कितना टाइम लगेगा। ओके, चलिए, तो ए से बी तक जाने में उसको 6 सेकंड लगा है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ये मुझे नहीं पता, पर यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना है वो मुझे पता है। ठीक है, ओके। अब सिंस ये एंगल ए और वो 30 डिग्री, ये क्या है, ये ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये भी इक्वल है तो इक्वल हो जाएगा। हाँ, ऑल्टरनेट है तो इक्वल हो जाएगा। तो मेरे को एंगल ए और एंगल बी मिल गया, 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, अब ट्रायंगल ए पी ओ देखो। ठीक है, क्या देखेंगे, ट्रायंगल ए पी ओ। अगर इस ट्रायंगल को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो मुझे क्या मिल रहा है, ट्रायंगल ए पी ओ देखेंगे तो हमें मिलेगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि परपेंडिकुलर दैट इज पी ओ एंड बेस इज दैट इज ए ओ। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो पी ओ बाई ए ओ इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अगर मैं इसे डायरेक्टली देखूं तो ए ओ की वैल्यू कितनी आ गई, √3 टाइम्स ऑफ पी ओ। ठीक, ओके, कोई प्रॉब्लम? दूसरा ट्राइंगल में ले लो, ट्राइंगल बीपीओ। ठीक है, बीपीओ, इसमें tan 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगा वो, पी ओ बाई बी, बी ओ, है ना। tan 60 होता है हमारा √3, √3 इज इक्वल टू पी ओ अपॉन बी ओ। कोई प्रॉब्लम? तो यहां से मेरा बी ओ का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी ओ बाई √3। ठीक है, ओके। अगर मैं ए बी डिस्टेंस की बात करूं, ए बी का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ओ माइनस बी ओ। ठीक है, ए ओ क्या था, √3 टाइम्स ऑफ पी ओ, और बी ओ क्या है, पी ओ अपॉन √3। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो पी ओ कॉमन आ जाएगा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा √3, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1/√3। तो दैट इज सिंपली ए बी इज इक्वल टू 2/√3 टाइम्स ऑफ पी ओ। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ये मेरा ए बी का लेंथ आ गया इन टर्म्स ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। ओके, अब यही जो डिस्टेंस है ए बी, ठीक है, ये जो डिस्टेंस ए बी है, इसको आने में कितना टाइम लगा, 6 सेकंड लगा। और क्योंकि स्पीड जो है वो हमारी एस है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो मैं उसी ए बी डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूँ, ए बी डिस्टेंस को लिख सकता हूँ स्पीड इंटू टाइम। स्पीड यानी कि एस, एंड टाइम यानी कि 6। तो ये सिंपली ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा हमारा 6 इंटू एस, यानी कि 6s। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर? तो इसको एक बार देख लो अच्छे से, पॉज करके और नोट कर लो। तो ए बी हमें क्या मिला, ए बी मिला 2/√3 टाइम्स ऑफ पी ओ, एंड ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू 6 टाइम एस। ठीक है, डायग्राम डिलीट हो गया, मैं दोबारा बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा पी हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक है, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3 टाइम्स ऑफ पी ओ इज इक्वल टू 6। ओके, यहाँ से मैं अगर एस की वैल्यू निकालूं तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अपॉन, ये 6 नीचे आ जाएगा, 6√3 टाइम्स ऑफ पी ओ इज इक्वल टू एस।
ये सिंपली 1/3 √3 टाइम्स ऑफ पीओ इज इक्वल टू एस, यानी कि ये हो गई हमारी स्पीड इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ टावर आ रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसको और सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम ऐसे ही काम करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वो टाइम जो उसको बी से ओ तक आने में लगेगा। तो हम पहले बीओ का डिस्टेंस निकालते हैं। बीओ का डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, क्या था वो? PO/√3 था। ये हो गया डिस्टेंस, करेक्ट। ठीक है, हमें टाइम कितना लग रहा है? तो हम वो टाइम मान लेते हैं कि टाइम लग रहा है टी। ठीक है, स्पीड कितनी है उसकी? एस है। ठीक है, स्पीड कितनी? एस। और ये हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस डी हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस हमारा हो गया PO/√3 इज इक्वल टू स्पीड, यानी कि हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेंगे जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। ये हो गया स्पीड इनटू टाइम जो हमारा टी है। ठीक है, तो स्पीड को लिख लेंगे 1/3 √3 टाइम्स ऑफ PO। ये हो गया स्पीड इनटू हमारा टाइम टी। सिंपली हमें यहाँ पे दिख रहा है आसानी से कि ये पीओ कैंसिल हो जाएगा, √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इज इक्वल टू टी आएगा। तो बेसिकली टाइम कितना लगा? 3 सेकेंड्स का। कितना लगा? 3 सेकेंड्स। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे पास पीओ था, एक वेरिएबल था तो हम आगे क्वेश्चन को करेंगे। हमारा काम है जितनी रिसोर्सेज हमारे सामने उपलब्ध हैं उसका इस्तेमाल करें और आगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जितना हो पाएगा उतना करेंगे यार। अगर नहीं बन पाता क्वेश्चन तो हम सोचते हैं कि हाँ कैसे करना है, तो हम कुछ नया तरकीब लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक हमारा काम हमारे कंक्लूजन तक ना पहुंच सके तब तक हमें उस चीज को छोड़ना नहीं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ दिस इज द सेक्शन फॉर यू guys to have a very beautiful gift and surprise. Solve this question and share it to us as soon as possible. So again, all the very best and keep studying, keep enjoying. मजे करो यार और आसानी से पढ़ो ना, ज्यादा कुछ हेक्टिक लोड लेने की जरूरत। So yeah, again, bye bye.